नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सीटीटी सक्सेस क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हिंदी के टेस्ट सीरीज जो चौथा है उसका हम विश्लेषण पुनः करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 136 आपके स्क्रीन पे है। इसमें आप देखेंगे जो क्या, तो प्रश्न नंबर जो 36 है आपका 100, वो कक्षा में समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करने में सहायक हैं। कौन सी चीज़ जो है वो कक्षा के समृद्ध भाषिक परिवेश निर्माण करने में सहायक होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है। आप जानते हैं कि एक बालक के लिए सबसे अच्छा होता है बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है वो बालक के भाषा समृद्ध भाषा निर्माण करने में सबसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बाल साहित्य आप देख रहे हैं जो आपका ऑप्शन 1 में भी है और 2 में भी है, साथ ही साथ आपको ऑप्शन 4 में भी है। तो सबसे पहले और ऑप्शन 3 को आप हटा लें। इसके बाद है पहला नंबर में देखेंगे आप, तो इसमें आपको मिलेगा सुक्ति वाक्य, जो कि बालक अभी नहीं समझ पा सकता है, और सुक्ति वाक्य यहाँ भी है। यानी आपका ऑप्शन 1 और 4 भी आप हटा देंगे। तो बच्चों के लिए जो सबसे यहाँ, क्योंकि आप प्रश्न पढ़े ही हैं, जो कक्षा में जो चाहिए बालक को वो भाषिक परिवेश के लिए, तो भाषिक परिवेश के निर्माण करने के लिए सबसे बेहतर होगा बाल साहित्य, पोस्टर और बाल पत्रिकाएं, इसको बोल सकते हैं। यहाँ पत्रिकाएं दिया है, आप बाल पत्रिकाएं बोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ 137 नंबर क्वेश्चन है, जो काजल अपनी मातृभाषा में बात करने में सहज है, किंतु हिंदी में बात करते समय उसमें आत्मविश्वास की कमी नजर आता। अर्थात हिंदी उनका मातृभाषा नहीं है। यदि हिंदी मातृभाषा होता तो उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। अर्थात वो अपने भाषा के कारण आत्मविश्वास में कमी नजर आ रहा है। और आप एक शिक्षक हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर कौन सी युक्ति आप प्रयोग करेंगे जिससे काजल जो है आत्मविश्वास में कमी अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। तो ऑप्शन 1 है, उसे अपनी मातृभाषा में ही बात करने का निर्देश देंगे। ऑप्शन 2 है, उसके साथ उसकी मातृभाषा में ही बात करेंगे। ऑप्शन 3 है, उसे हिंदी की कहानी और अपनी मातृभाषा में कहने के लिए कहेंगे। और ऑप्शन 4 है, उसे हिंदी भाषा में ही बात करने के निर्देश देंगे। गौर करेंगे, यहाँ आप आदेश निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास में तभी उसकी आत्मविश्वास बढ़ सकता है जब आप उसके साथ मातृभाषा में आप भी बात करने लग जाएं। जैसे उदाहरण तौर पे आपको मैं बताता हूँ, यदि आपके पास एक बच्चा ऐसा है जो आपसे बात करने में हिचकता है, उनको डर लगता है, लेकिन आप उनको सांत्वना देते हैं कि चलो हम भी तुम ही की तरह हैं, यानी हम भी कमज़ोर हैं तुम ही की तरह, तो वो बालक बिल्कुल ही बिना बेहिचक आपके पास बोलना स्टार्ट। ठीक वही करना है आपको भी, जो उनका जो ही मातृभाषा है उसी में हम उनसे क्या करेंगे, बात करना लगेंगे, बोलेंगे उनको जो तुम अपनी ही मातृभाषा में अपने बातचीत मेरे पास प्रमुखता से रख सकते हो। ऐसा करने से उनकी आत्मविश्वास में कमी नहीं होगा। इसीलिए इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया हुआ है भाषा और सोच। तो भाषा और सोच एक दूसरे से संबंधित है, दोनों अंतर संबंधित हैं, संबंधित आप बोल सकते हैं। ऑप्शन 1 है, एक दूसरे से पूर्णतः असंबद्ध है, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दूसरे को परिपोषित नहीं करता है, बल्कि ये परिपोषित करता है। तीसरा ऑप्शन है, एक दूसरे से अंशतः असंबद्ध, यानी एक तो अंशतः और दूसरा वो भी असंबद्ध, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या? तो एक दूसरे को परिपोषित करता है, यानी भाषा सोच को परिपोषित करता है और सोच भाषा को परिपोषित करता है। तो चलिए हम देखते हैं अब 139 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो सुकेश को सुनने में थोड़ी दिक्कत होती है, अर्थात वह बालक जो श्रवण दोष का शिकार है, यानी उसको सुनने में परेशानी हो रही है, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी उनको कठिनाई कहाँ हो रहा है? तो सुनने में हो रहा है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह है
अपनी बोलने की गति एवं तारतम्य को नियंत्रित करेंगे। तो क्या वो बोलने की जो उसकी गति है तारतम्य उसमें नियंत्रण करने से क्या वो सुनने का जो दिक्कत है वो सामना खत्म हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, उसे कक्षा समाप्त होने के बाद बताएंगे तो फिर वो बच्चा अपने कक्षा से अलग महसूस करेगा, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन 3 में है उसे विशेष विद्यालय भेजेंगे। जब ये आप उसको विशेष विद्यालय भेजेंगे तो ये समावेशी शिक्षा का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी तरह के बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसके बाद है अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करेंगे। देखिए, आप एक शिक्षक हैं और यदि सुनने में दिक्कत हो रही है, ऐसा नहीं है वो सुनता ही नहीं है, सुनने में दिक्कत, यदि हम अपने आवाज़ को यदि हम ऊंचा कर ले अर्थात हम अपनी आवाज़ को तेजी ले आए तो वो बालक अपने आप को सही महसूस करेंगे और उनके लिए वो दिक्कत का सामना नहीं होगा। ऐसा माना गया है कि यदि सुनने से संबंधित दिक्कत वाले बच्चे को कक्षा में आगे बैठाया जाए और उन्हें एक उच्च स्वर में शिक्षण करवाया जाए तो फिर उन बालक के लिए वह शिक्षण कार्य सार्थक हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी आवाज़ ऊंची करके बात करेंगे, न कि नियंत्रण करेंगे। उसकी गति और तारतम्य को नियंत्रण करना बिल्कुल नहीं। किसी भी चीज़ को हम, चाहे वो शिक्षक अपने आवाज़ को हो चाहे बच्चे की आवाज़ हो, उसको नियंत्रण नहीं करेगा। तो आगे का जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं, जो 140 नंबर ये क्वेश्चन जो है वो है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यानी एक प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है पढ़ी गई सामग्री का विश्लेषण कर अपनी राय प्रकट कर। यानी कोई भी आपके पास सामग्री है, चाहे वो पेपर हो, आपका पुस्तक ही हो, चाहे कोई भी मैगजीन हो, उसका आप विश्लेषण कर अपना यदि राय प्रकट करते हैं तो क्या यही उद्देश्य है? आगे हम देखेंगे छंद अलंकार, आपको बताए थे जो व्याकरण से संबंधित किसी भी कोई एक टॉपिक पे, मान लीजिए छंद है, अलंकार है, सर्वनाम है, संज्ञा है, मुहावरा है, की समझ के लिए बोले तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण के किसी एक बिंदु पे आपको फोकस कर रहा है, ओनली फॉर ओनली, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरा है कविता कहानी की रचना करना। क्या आपका जो उद्देश्य है यही है जो कविता और कहानी का रचना करना, निबंध का नहीं, आत्मकथा का नहीं, ऐसा नहीं। भाषा की पाठ पुस्तक को पूर्ण करना, बिल्कुल नहीं। तो ये सब नहीं होगा। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पढ़ी गई सामग्री। वो सामग्री कोई भी चीज़ हो सकता है, आपका पुस्तक हो सकता है, कविता हो सकता है, कहानी हो सकता है, आपका बहुत सारे चीज़ हो सकता है। उसमें यदि आप अपना राय प्रकट करते हैं, यही शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। 141 नंबर क्वेश्चन है बच्चे की भाषाई क्षमता का आकलन करने में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? मौखिक परीक्षा का आयोजन? बिल्कुल नहीं। क्यों? यही सर्वाधिक पक्ष है? ऐसा तो नहीं है जो मौखिक ही लिखित नहीं हो सकता है। इसके बाद है प्रत्येक बच्चे के संदर्भ में उसका आकलन करना, ये सही है। आगे हम देखेंगे पोर्टफोलियो का निर्माण। तो पोर्टफोलियो आपको पता होगा, जो पोर्टफोलियो आकलन का एक टूल है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। लेकिन यहाँ पोर्टफोलियो का निर्माण करना आकलन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है, बल्कि आकलन का वो क्या है तो टूल है। आपको पता होगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये टूल है। चौथा जो है लिखित परीक्षा का, वैसे भी परीक्षा वाला उत्तर नहीं होता, ये मेरा ट्रिक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं पठन प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, यानी पठन प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो कौन? डिकोडिंग, प्रवाहशीलता, अर्थग्रहण, अक्षर ज्ञान। यदि आपको ट्रिक पता नहीं होगा तो कुछ देर के लिए आप फंस सकते हैं, लेकिन मैं जैसे कि बता चुका हूं आपको कि पठन रहे, जब कभी भी पठन तो अर्थ वाला उत्तर होता है। ये मेरा ट्रिक है, आप नोट भी कर सकते हैं। पठन रहे तो अर्थ वाला, क्योंकि पठन करने का सबसे जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अर्थ ग्रहण करना। यानी किसी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं और जब तक उसका अर्थ नहीं जान रहे हैं तो इसका मतलब आपका पठन नहीं हो रहा है। तो ये ट्रिक भी है और बेसिक भी आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। और यदि वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर ले, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको सीटेट पास करवाना। तो चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कागज फट गया, कप फट गया। अब व्यक्ति का अर्थ है
कि बच्चा क्या भाषा बिल्कुल नहीं जानता, व्याकरण की बिल्कुल जानकारी नहीं है, व्याकरण वाला उत्तर नहीं होगा। ऐसे ही आप जो है ऑप्शन को छांटना सीखिए, और जिस दिन ये हो गया तो समझिए आपका सीटेड जो है ना, उस दिन समझ लीजिए क्या होगा। इसके बाद है वाक्य अनिविति से परिचित नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है तो नियमों का अति सामान्यीकरण कर रहा है। जब कभी इस तरह से रहे, आप देखे होंगे इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी सीटेड में पूछा गया है, तो यदि इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नियमों का अति सामान्यीकरण। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 आप देख पा रहे हैं, बच्चों के भाषाई आकलन की प्रक्रिया में निवेदिता एक निवेदिता है, वो कक्षाई प्रक्रियाओं को अनुभव को सर्वाधिक महत्व देती है। यानी वो कक्षा में किस चीज़ को महत्व देता है, तो कक्षाई प्रक्रियाओं को अनुभवों को सर्वाधिक महत्व देता है। तो केवल वाला उत्तर तो आपको पहले ही नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है अंततः उसे कक्षा पर आधारित आंकड़े ही, इसमें ही आगे आपको पहले ही बता दिए, ही किसी चीज़ को हमें एक ही यानी एक मात्र का सहारा दे रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसके बाद आकलन कक्षा तक ही, यानी कक्षा तक तो है लेकिन ही सीमित कर दिया, इसलिए ये भी नहीं होगा। बल्कि चौथा क्या है, आकलन में निरंतरता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए आकलन, क्योंकि आकलन जो है वो क्या होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है सभी भाषायिक विकास माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, सामाजिक आर्थिक। आपको बताएं कि कभी भी भाषा का विकास किसी आर्थिक, मान लीजिए जो एक बच्चा गरीब है तो क्या उसका भाषा विकास नहीं होगा, होगा। क्या एक बच्चा जो बहुत धनी है तो क्या उसका भाषा विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी भाषा का जो विकास जो है हमारे समाज पे डिपेंड करता है, न कि हमारे आर्थिक स्थिति पे। जहाँ तक की बात है, भाषा का जो प्रभाव होता है वो आनुवंशिकता और उनके वातावरण पे तो होता है, लेकिन आर्थिक पक्ष पे नहीं होता है। इसके बाद है सामाजिक सांस्कृतिक, सांस्कृतिक विद्यालय, सांस्कृतिक और पारिवारिक। तो सांस्कृतिक तो सभी में आप देख पा रहे हैं। इसको हम कैसे जानेंगे जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको पता होगा जो समाज के अंतर्गत विद्यालय भी आता है और परिवार भी आता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन को सही लगाएं, क्योंकि इस दो को लेने से आप इनको भी और इनको भी ले लिए, इसीलिए इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 146 में जिन बच्चा में तुतलाना, यानी बच्चा में कैसा विकार है, तो तुतलाने का विकार है। अब वो क्या करेगा, वे वाक्यों को तोड़ तोड़ कर बोलता है, ऐसा तो नहीं है। इसके बाद है वे एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग। देखिए यदि वे बच्चा तुतला रहा है तो एक शब्द के स्थान पर दूसरा भी बोलेगा तो पर भी तुतला, क्योंकि तुतलाना में कोई ये नहीं है जो ये शब्द के लिए तुतलाएगा और ये शब्द के लिए नहीं तुतलाएगा, ऐसा नहीं है। तुतलाना एक जो है उसका अपना मनोविकार है, यानी उनके कोई भी शब्द पर वो तुतला सकता है। एक वाक्य से के स्थान पे दूसरा ये भी नहीं होगा, तो इस दोनों को तो आप बिल्कुल काट लें। इसके बाद वे वाक्य के पहले की पुनरावृत्ति करते हैं, यानी वे वाक्य के पहले शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं। इसके बाद है वे वाक्य को तोड़ तोड़ कर बोलते हैं। तो इसमें आप लोग को जैसे कि पता है कल इसमें कुछ गलती हो गया था, क्योंकि इसका जो सही उत्तर मैंने 4 लगाया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर होगा 146 का 1 होगा। तो आप इसको, क्योंकि यहाँ इंडिकेट कर दिया है वे वाक्य के पहले शब्द की, यानी ऐसा नहीं है जो कोई भी वाक्य वो बोलना चाह रहा है तो पहला शब्द वो पुनरावृत्ति ही करेगा, यही तुतलाना है, ऐसा नहीं है। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 1 होगा। तो 1 अंक लगता है जो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को मिलेगा। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं 147 नंबर। 147 में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को पढ़ता चलता है। यह प्रमुख लक्षण है किसमें, भाषा में पिछड़ेपन का, डिसलेक्सिया का, डिस्ग्राफिया का, लेखन में। तो थोड़ा भी आप लोग यदि इसमें ध्यान केंद्रित करके बनाए होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे है पढ़ने वाला, लेकिन आप लोग पढ़ने वाला को देख करके क्या किए होइएगा, तो डिसलेक्सिया में टिक लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं, वो पढ़ने वाला तो है लेकिन वो लिखते समय कर रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। क्योंकि आपको पता होगा लेखन संबंधी जो अक्षमता होती हैं वो डिस्ग्राफिया होती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। इसके बाद है 148 नंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। तो ये कथन जो है, ये वाक्य जो आप देख रहे हैं ये स्किनर का कहा गया है। स्किनर ने कहा था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
और जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, जो इसकी चॉम्स्की जो है, चॉम्स्की का भी भाषा के संदर्भ में कुछ अपना वाक्य है, अपना जो कथन है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि बताया है, चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, नंबर 1। दूसरा है, जो भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल यानी वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है, वो भी किसने कहा है? चॉम्स्की ने ही कहा है। और एक तीसरा है, वो है जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा, जो चॉम्स्की ने ही दिया है। कौन? जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद है 149 नंबर क्वेश्चन, जो भाषा और लिपि के बीच, भाषा और लिपि के बीच क्या संबंध होता है या नहीं होता है? तो मैंने पहले भी कह चुका हूं, जो भाषा और लिपि के बीच संबंध होता है। तो यहाँ है कोई निश्चित संबंध नहीं होता, ये तो गलत हो जाएगा। तार्किक संबंध होता है, ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है जो तार्किक ही संबंध होगा। वैश्विक संबंध है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि एक निश्चित संबंध होता है। इसका सही उत्तर 4 हो जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 150 नंबर, वह है बोली गई भाषा की प्रकृति अस्थायी होती है। बिल्कुल सही बात है। लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती रहती है, बिल्कुल सही है। तो पूर्णतः सत्य नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। आंशिक सत्य है, ये भी नहीं होगा। आंशिक सत्य नहीं है, ये भी नहीं होगा, बल्कि सही उत्तर हो जाएगा पूर्णतः सत्य है। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? पूर्णतः सत्य है। तो ये था हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 मोस्ट BBI क्वेश्चन। यदि इसी तरह आप 15 क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं और जानते हैं जो आखिर उत्तर कैसे हम चूज करेंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है इस वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य, जो आखिर हम प्रश्न में जो 4 ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें कैसे हम ऑप्शन को हटाएंगे नेगेटिव को, और कैसे हम पॉजिटिव को छांटेंगे। और जिस दिन आपके पास ये शक्ति आ गई, तो समझिए सीटेट पास करना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतर होगा, और कोशिश मेरा रहेगा कि आपको मैं सीटेट में ज़रूर अच्छा से अच्छा अंक दिलवा सकूं, और आपकी मेहनत ज़रूर आपको लाएगा। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।